Welcome back, everyone. Today, we'll be seeing the chapter A Letter to God by G.L. Fewens. Now, it's a very beautiful chapter. So, before discussing this beautiful chapter, I'd like to tell you what all exactly you will be seeing in this lecture. We will be having a brief introduction with the explanation of this chapter. So, without wasting much of a time, let's get started. सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. इस चैप्टर में बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे एक फार्मर है लेंको, है ना, जो एक बहुत ही सिंपलटन है ना. अपनी एक सिंपल सी फैमिली जो है के साथ वो रहते हैं. कहाँ पे? एक वैली के टॉप पॉइंट पे. एंड उस पूरी वैली में इकलौते वही रहते हैं अपनी फैमिली के साथ. अब क्या होता है कि उन्हें वो उनकी एक कॉर्न की फील्ड थी, है ना. अब उन्हें ये पता था कि उनकी मतलब बारिश होने वाली है. अब वो अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जानते थे. ऑब्वियसली फार्मर ही अपने फील्ड को बहुत अच्छे से जानता होगा, राइट. तो उन्हें पता था कि अभी बारिश होने वाली है. एंड जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, एक्चुअली में बारिश होती है. बट कैसे वो बारिश धीरे धीरे एक हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ओले गिरने लग जाते हैं. कैसे कैसे उनकी पूरी फसल ख़राब होती है. फिर वो कैसे भगवान से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं. एंड उसके बाद कैसे वो मतलब ऑब्वियसली भगवान के हेल्प में कौन उन्हें हेल्प करता है, बट तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है. आप अपनी बुक को और आप अपनी पेंसिल को रेडी रखिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं इस चैप्टर में. लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखो, ये बिफोर यू रीड को आप एक थोड़ा सा देख सकते हो. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. मतलब कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि फेथ यानी कि जो भरोसा होता है ना, उससे तो पहाड़ भी हो सकता है. यानी कि फेथ की इम्पोर्टेंस को यहाँ पे शो किया जा रहा है कि फेथ कितना इम्पोर्टेंट होता है. भरोसा अगर आपको किसी पे है, यानी कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो, तो मतलब वो इतनी बड़ी बात हो जाती है, राइट. क्योंकि ट्रस्ट करना या फिर किसी पे फेथ रखना एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के किसी पे आप भरोसा रखते हो, किसी पे फेथ रखते हो. एंड जब वो फेथ बन जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत टाइम तक परसिस्ट भी करे, वो टूट भी सकता है, राइट. एंड दोबारा उस फेथ को लाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है. बट हमें अपना भरोसा किस पे रखना चाहिए, है ना. ये एक क्वेश्चन है जो ये चैप्टर ना आप पे इम्पोज करता है. ये तो बोल रहा है कि चलो भरोसे से पहाड़ हिल सकते हैं, यानी कि भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है. पर भरोसा रखें किस पे यार, यही तो ये चैप्टर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, राइट. अब लेंको एक फार्मर है जो कि किसको लेटर लिखता है? गॉड को. बिकॉज उसको गॉड पे बहुत भरोसा है. उसे लगता है कि गॉड उसकी हेल्प कर देगा, क्योंकि गॉड उसे देख रहा है कि हाँ, अब इसका प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं इसकी हेल्प करता हूँ. तो उसे लगता है कि ऑब्वियसली गॉड उसे देख रहा है, तो गॉड उनकी हेल्प तो ज़रूर करेगा, है. तो इसी उम्मीद से गॉड को लेटर लिखते हैं लिंको, जब उसके क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं. और वो क्या मांगते हैं? 100 पेसोज मांगते हैं. तो इसमें क्या बोल रहा है कि लेंको एक फार्मर है जो कि गॉड को लेटर लिख रहे हैं 100 पेसोज डिमांड करते हुए, है ना. क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि उनकी क्रॉप्स ख़राब हो गई हैं. अब आप सोचो कि इसका आंसर क्या होगा. अब उसने लेटर तो लिख दिया गॉड को, अब गॉड क्या लेटर लिख के रिप्लाई तो करेंगे नहीं, है ना. वो सीधा अपना एक्शन करेंगे, राइट. हाँ. तो हमें यही आपको सोचना है कि आखिर का आंसर क्या होगा इस लेटर का. यही चीज़ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. द हाउस, है ना. अभी जो घर था वो एक पूरी वैली में एक लौता घर था, जो कि एक लो हिल एक लो हिल के क्रेस्ट यानी कि एकदम टॉप पे था. तो समझ लो कि एक वैली है ना. वैली के जो वैली में जो लो हिल है, उसके एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक लौता घर है, जो कि है लेंको का घर, ठीक है. अब वहाँ पे अगर आप खड़े हो, अगर आप उस हाउस पे यानी कि उस लो हिल के क्रेस्ट यानी कि टॉप पे अगर आप खड़े हो, तो वहाँ से आपको रिवर दिखेगी और आपको राइप कॉर्न दिखेगा. राइप कॉर्न यानी कि जो कॉर्न होता है ना, भुट्टा बेसिकली बोल सकते हैं, फिर कॉर्न बोलते हो. कॉर्न की पूरी फील्ड दिखेगी जो कि डॉटेड है फ्लावर्स से, है ना. वहाँ से देखोगे ना, तो जो राइप कॉर्न की फील्ड है ना, ऐसा लगेगा कि डॉट के फॉर्म में है. वो ऐसे डॉट 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 लगेगा पूरी फील्ड. एंड वो पूरी फ्लावर्स ऐसे डॉटेड आपको लगेंगी, है ना. जिस और उस फील्ड को देख के ना ऐसा लगता है कि यार ये फील्ड तो हमेशा ही आपको अच्छा हार्वेस्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है. अब इस धरती को यानी कि इस पूरे अर्थ को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, या तो एक डाउनपोर हो जाए यानी कि एक हैवी रेन हो जाए, या फिर एक शार यानी कि चलो
बहुत तेज़ बारिश नहीं, कम से कम थोड़ी सी तो बारिश कर दो, बिकॉज धरती जो है वो तप रही थी, एक तरह से आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब थ्रू आउट द मॉर्निंग, अब सुबह से क्या था ना, लेंको जो है, जो अपने फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था, कि देखो इस पर यही बोल रहा है कि सुबह से लेंको जो है ना, वो अपनी फील्ड को लेंको यही सोच रहा था, वो और कुछ नहीं कर रहा था, बट यही सोच रहा था कि अब बारिश होने वाली है ना। तो इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट के स्काई की तरफ देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि वो अपनी फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता था। ऑब्वियसली फार्मर अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जानता है, तो अपनी फील्ड को इतने अच्छे से जानते हुए उसे पता था कि अब बारिश होने वाली है, इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट के स्काई की तरफ देख रहा था। फिर वो बोलता है कि अब तो बहुत ही जल्दी बारिश होने वाली विमेन। अब देखो विमेन किसको बोल रहा है? अब जो विमेन है वो बोल रहा है अपनी वाइफ को, है ना। अब ये जो वुमेन थी, यानी कि जो वाइफ थी, वो सपर प्रिपेयर कर रही थी, यानी कि जो भी अपना एक मील होता है वो प्रिपेयर कर रही थी। एंड वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि हाँ, अगर गॉड की मर्ज़ी रही, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी, जैसा तुम कह रहे हो। अब इनके बेटे भी थे, तो जो ओल्ड बॉयज़ थे, यानी कि जो बड़े बेटे थे इनके, वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे इनके, वो क्या कर रहे थे, घर के पास खेल रहे थे। जब तक इनकी जो विमेन है, यानी कि जो वाइफ है, उन्होंने सबको बुलाया, है ना। तो यही बता रहे हैं कि जब जो वाइफ है वो सपर प्रिपेयर कर रही थी, तब लेंको जो है वो नॉर्थ ईस्ट के स्काई की तरफ देख रहे थे, बारिश आएगी कि नहीं। जो बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। और फिर विमेन ने सबको बुला लिया, किसके लिए? सपर के लिए, ठीक है, यानी कि डिनर का टाइम था, तो डिनर की जो मील थी उसके लिए। अब उसी मील के टाइम पे, यानी कि जब वो लोग उस मील को कंज्यूम कर रहे थे सब बैठ के, फैमिली पूरी एक साथ, उसी टाइम पे लेंको जैसे कि सोचा था, क्या वहाँ बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जो है वो गिरने लग गई। नॉर्थ ईस्ट के बड़े बड़े माउंटेन्स जो हैं, वहाँ से क्लाउड्स आते हुए दिख रहे थे। एयर जो थी, जो हवा चल रही थी, बहुत ही फ्रेश थी, बहुत ही स्वीट सी हवा चल रही थी उनके हिसाब से, राइट। अब ये जो लेंको है ना, वो बिना किसी रीज़न से बाहर चले गए। क्यों गए बाहर? वो बाहर गए अपनी बॉडी पे वो जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं उसका प्लेजर, यानी कि उस ब्यूटीफुल मोमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए, मतलब जो प्लेजर है रेन ड्रॉप्स का बॉडी पे गिरना, उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए वो बाहर चले गए। और जब वो वापस आए तो वो खुशी खुशी बोले, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर, यानी कि बारिश की बूंदें नहीं गिर रही स्काई से, ये तो नए नए कॉइन्स हैं, है ना। अब उनके हिसाब से ये दो चीज़ें बताए हैं। एक तो जो बड़े ड्रॉप्स हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं बारिश की, वो 10 सेंट पीसेस हैं, और छोटी वाली 5 सेंट पीसेस है ना। एंड वो बहुत ही सेटिस्फाइड थे, बिकॉज वो चाह रहे थे बारिश हो गई, और सही में बारिश हो गई, है ना। और वो जिस तरफ वो मतलब पहले देख रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स की तरफ देख रहे थे, वहीं से बारिश जो है अप्रोच होती है, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, कंटेंट थे वो, है ना। उसके बाद उन्होंने रिगार्ड किया फील्ड को, यानी कि वो एक तरह से बोल सकते हो, उन्होंने थैंक यू बोला, बोल सकते एक तरह से। उन्होंने जो राइप कॉर्न की फील्ड थी, उनके जो राइप कॉर्न की फील्ड थी एंड द फ्लावर्स, दोनों को उन्होंने रिगार्ड किया, थैंक यू बोला एक तरह से। और वो क्या थे, और वो जो फील्ड थी जिसमें राइप कॉर्न हुए थे, फ्लावर्स थे, वो किससे कवर थी? ड्रेप्ड, यानी कि कवर होना। तो वो किस चीज़ से कवर थी? के बारिश से कवर थी, ठीक है। उसे वो थैंक यू बोले। पर अचानक से एक तेज़ सी हवा चली, एंड उससे क्या हुआ कि बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगे। हेल स्टोन्स को आप ओले भी बोल सकते हो, है ना। बर्फ़ गिरने लगी, सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो। बर्फ़ जो होती है मेनली आपको पता है फ़र्क, और ओले के बीच में आपको फ़र्क पता है, राइट। आपको पता होना चाहिए। अब उन्होंने इस ओले को, यानी कि हेल स्टोन्स को, न्यू सिल्वर कॉइन्स का नाम दिया। जो बॉयज़ थे, है ना, वो अपने आप को रेन में एक्सपोज कर दी थी, मतलब कि वो बारिश में खड़े हुए थे सारे, एक्सपोज करें, यानी कि आप उस चीज़ को ओपन हो, उस चीज़ के लिए आप ओपन हो। तो वो क्या थे, बारिश में खड़े हुए थे वो लड़के, है ना। वो जल्दी से भागे ये फ्रोज़न पर्ल्स को करेक्ट करने। अब देखो यहाँ पे फ्रोज़न पर्ल्स का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे ये जो फ्रोज़न पर्ल्स है ना, इसका मतलब है हेल स्टोन, ठीक है। फ्रोज़न पर्ल्स मतलब हेल स्टोन, ठीक है। अब वो आदमी जो है, यानी कि कौन है, वो लेंको। तो लेंको एकदम से एक्सक्लेम किया कि अरे बाप रे, अब तो कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। और उन्होंने बोला कि भगवान करे बस ये कंडीशन, यानी कि जो हेल स्टोन है जल्दी से गिरना बंद हो जाए। पर वो बंद नहीं हुआ, कम से कम 1 घंटे तक
जो हेल स्टोन है वो गिरते गए घर पे, गार्डन पे, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड पे, पूरी वैली में, मतलब हर जगह हेल स्टोन्स गिर रहे थे। एंड जो पूरी फील्ड थी ना वो सफ़ेद हो गई थी, जैसे कि नमक से कवर्ड है। अब देखो, नमक को उन्होंने किससे कंपेयर किया है? हेल स्टोन से। हेल स्टोन्स वाइट है, तो सोचो आपकी पूरी फील्ड में वाइट वाइट कलर के हेल स्टोन्स गिर गए थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि फील्ड पूरी सफ़ेद हो गई, जैसे वो नमक से कवर्ड हो, यानी कि वो हेल स्टोन से कवर्ड थी, है ना। पेड़ जो थे, पेड़ पे एक भी पत्ती नहीं बची थी, है ना। जो कॉर्न था वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। जो फ्लावर्स थे वो प्लांट से चले गए थे, यानी कि मुरझा गए थे, बोल सकते हो। लेंको का जो सोल था, यानी कि लेंको को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, कौन? लेंको, है ना। और जब स्टॉर्म चली गई तो वो जो है फील्ड है ना, जो फील्ड है उसके बीच में खड़े होकर अपने बेटों को बोला कि अगर एक प्लेग ऑफ लोकस्ट भी होता, प्लेग यानी कि बहुत बड़ा ग्रुप, यानी कि बहुत सारे। लोकस्ट एक टाइप का एक इंसेक्ट होता है जो कि फ्लाई करता है बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में, और क्या करता है? फील्ड को डिस्ट्रॉय करता है, या फिर क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने वाला एक इंसेक्ट, है ना। तो वो ये बोलते हैं कि अगर बहुत सारे लोकस्ट भी आते ना तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देते, है ना। मतलब हेल स्टोन्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, वे बड़े अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट आते तो वो थोड़ा बहुत तो छोड़ देते, ये तो कुछ नहीं छोड़ा हेल ने। और फिर वो बोलते कि इस साल कुछ कॉर्न नहीं होगी, है, या फिर इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगी। वो रात जो थी वो बहुत ज़्यादा सॉरोफुल थी, यानी कि बहुत ज़्यादा सैड या फिर डिप्रेस्ड वाली थी वो रात, है ना, उनके लिए गुजारनी बहुत मुश्किल थी। हमारा सारा काम, अब उन्होंने ये कुछ स्टेटमेंट्स बोले कि ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमने इतनी सारी मेहनत की, किस चीज़ के लिए? किसी चीज़ के लिए नहीं, बिकॉज सब तो ख़राब हो गया, है ना। अब हमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, हम पूरे साल भर भूखे रहेंगे, ठीक है। बट फिर ये बोलते हैं कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट सबके दिल में वो जो इकलौता घर रहता है। मतलब देखो, वो ये बोल रहे हैं कि वो जो इकलौते वैली मतलब वैली के बीच में इकलौते से घर में रहने वाले जो थे, उनके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। फिर ये बोलते हैं कि ज़्यादा उदास मत हो, है ना। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से लॉस हो गया है, मतलब कि पूरी तरह से हमारा घाटा हो चुका है, पर तब भी तुम उदास मत हो। याद रखो कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। ऐसा तो ये लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता, है ना। फिर वो बोलते हैं कि पूरी रात जो है ना, लेंको ने सिर्फ एक ही इस उम्मीद के बारे में सोचा, जो कि थी भगवान से मदद चाहने की, है ना। अब भगवान जो है, देखो, अगर आप किसी इंसान को देख रहे हो तो आप उसके एक्सप्रेशंस को देख सकते हो, राइट। आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख सकते हो, जेस्चर्स को देख सकते हो, बट जो भगवान होता है वो हर एक चीज़ देख सकता है ना। भगवान जो है वो हर एक चीज़ देख सकता है, जो कि किसी के अंतरात्मा में भी, या जो एक इंसान अंदर ही अंदर फील कर रहा है, वो सब भी भगवान देख सकता है ना। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रॉप हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट हाँ। फिर वो बोलते हैं कि लेंको जो था ना, एक ऑक्स ऑफ अ मैन था, यानी कि लेंको एक ऐसा आदमी था जो कि एक ऑक्स यानी कि एक बैल जितनी मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था, एक जानवर की तरह पूरी फील्ड में मेहनत करता था, पर तब भी उसे पढ़ना लिखना आता था। एंड उसी संडे जब डे ब्रेक था, यानी कि दिन का टाइम था, उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसने एक लेटर लिखा जिसको वो टाउन तक लेके गया और उसने मेल में डाल दिया। वो और कुछ नहीं बल्कि एक लेटर था गॉड के लिए। गॉड, उन्होंने लिखा कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी पूरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे क्या चाहिए? मुझे 100 पेसोस चाहिए अपनी फील्ड को दोबारा सो करने के लिए, और जब तक क्रॉप्स नहीं आ जाते तब तक कम से कम मैं जी सकूं, इसीलिए, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने ख़राब कर दिया। ऐसी सी स्टफ ये जो डॉट्स है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके आगे भी उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो 100 पेसोस, पेसोस एक करेंसी होती है ना, लैटिन अमेरिकन की कंट्रीज़ में। तो उन्होंने ये बोला कि मुझे 100 पेसोस चाहिए, ताकि जब तक नए क्रॉप्स ना आ जाए तब तक मैं कम से कम मैं और मेरी फैमिली सर्वाइव कर सकें, या फिर वो दोबारा से मतलब प्रोडक्शन कर सके, क्रॉप्स को ग्रो कर सके, ठीक है। अब एनवेलप पे उन्होंने लिखा टू गॉड, उन्होंने उस लेटर को अंदर डाला एनवेलप के अंदर, और तब भी वो परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान से होते हुए वो टाउन चले गए। पोस्ट ऑफिस में उन्होंने एक स्टैंप लगाया लेटर पे और उन्होंने मेल बॉक्स पे डाल दिया। एक एम्प्लॉयज़ जो था, है ना, अब देखो क्या होता है, अब उन्होंने मेल बॉक्स में डाल दिया जो अपना लेटर था उसको। अब वहाँ उस मेल बॉक्स से जो क्या करेगा, मतलब सॉरी, पोस्ट ऑफिस में उन्होंने लेटर सबमिट कर दिया, आई एम सो सॉरी, पोस्ट ऑफिस में उन्होंने लेटर सबमिट किया। अब वहाँ से कोई एक एम्प्लॉय उठाएगा उस लेटर को
और वही वो उसको देगा जिसको भी देना है लेटर को, है ना। तो अब क्या गया, एक एम्प्लॉय जो था, जो कि एक पोस्टमैन था, वो क्या गया, पोस्ट ऑफिस गया, है ना। वो पोस्ट ऑफिस में काम करता था। तो वो अपने बॉस के पास गया, हंसते हंसते, बहुत ज़्यादा हंसते हंसते उन्होंने ये लेटर टू गॉड जो लेंको ने लिखा था वो उन्होंने अपने बॉस को दिखाया। कभी भी अपने करियर में, है ना, पोस्टमैन को एड्रेस के बारे में तो पता नहीं है भाई, किसी को पता है कि गॉड कहाँ रहते हैं, नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा हंसते हंसते अपने बॉस के पास गया वो लेटर को लेके, और वो अपने कभी भी अपने पूरी लाइफ भर में उसे ये एड्रेस नहीं पता था कि भैया मैं गॉड को लेटर दे तो ऊपर कहाँ जाके दूँ, है ना। तो जो पोस्ट मास्टर यानी कि जो बॉस था उसका, एक फैट, बहुत ही मोटा, एमिएबल यानी कि बहुत ही फ्रेंडली होना, बहुत ही प्लेजेंट होना, बहुत ही बोलते हैं ना एक हंसमुख टाइप का नेचर होना, तो पोस्ट मास्टर वैसा था, एक मोटा सा, एक बहुत ही हंसमुख टाइप का इंसान था, है ना। वो भी हंसने लग गया, पर अचानक से एकदम से सीरियस हो गया, एकदम से एकदम उसका मूड चेंज हो गया, है ना। और उसने उस लेटर को डेस्क के ऊपर टैप किया और बोला कि बाप रे क्या भरोसा है, काश मेरा भी भरोसा ऐसा ही होता इस इंसान जैसा जिसने ये लेटर लिखा, है ना, जिसने कि गॉड को लेटर लिखा है, काश मेरे पास भी ऐसा ही भरोसा होता किसी के भी ऊपर, है ना। तो ताकि वो गॉड का जो मतलब राइटर का जो फेथ है, यानी कि जो हमारे फार्मर है, उसका फेथ जो है भगवान की तरफ, वो टूटे ना, इसीलिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि लेटर को आंसर करते हैं। पर जब उसने लेटर खोला तो उसे पता था कि उसे गुडविल से ज़्यादा कुछ चाहिए, इंक और पेपर से ज़्यादा चाहिए, है ना। उन्होंने सोचा कि चलो हेल्प करते हैं किसकी, लेंको की। पर उन्हें ये पता था लेटर खोलते खोलते कि ये जो है हमारे लेंको डेफिनेटली जो जिसको भी अपन हेल्प कर रहे हैं उसे गुडविल यानी कि ब्लेसिंग्स या फिर ये सब चीज़ों के अलावा इंक और पेपर के अलावा भी इसमें कुछ चाहिए था। पर वो तो अपनी बात पे टिक गया कि मैं तो हेल्प करूँगा। तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे, उसने खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया और बहुत सारे फ्रेंड्स से भी अपने पैसे मांगे। किस लिए, एज ए एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि चैरिटी के नाम पे उन्होंने अपने फ्रेंड से भी कुछ पैसे मांगे, है ना। अब बहुत ही मुश्किल था 100 पैसों को गैदर करना, यानी कि 100 पैसों को इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो वो फार्मर को हाफ, यानी कि हाफ मतलब कि हाफ, यानी कि आप बोल सकते हो 100 पैसों का हाफ होता है 50, तो 50 पैसों से थोड़ा सा ज़्यादा ही वो दे पाया था। ठीक है, उसने पैसे एनवेलप में डाले लेंको को एड्रेस करते हुए, और जो लेटर था उसमें सिर्फ एक ही वर्ड लिखा, यानी कि एज अ सिग्नेचर उसने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा, गॉड। ठीक है, उसी संडे लेंको थोड़ा जल्दी आ गया, है ना, कि अगर उसके कोई लेटर है। अब वो पोस्टमैन जो था वो खुद ही लेटर दिया किसको, पोस्ट मतलब किसको, लेंको को। और जब पोस्ट मास्टर था ना, वो क्या कर रहा था, वो पीछे तरफ छुप के कहीं ना कहीं वो देख रहा था कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया, क्या रिएक्शन होता है उसका। तो वो उसका रिएक्शन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, वो पीछे तरफ छुप के खड़े हो गया था। ठीक है, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा काम किया था। अब लेंको ने कुछ भी सरप्राइज़ नहीं दिखाया, मतलब पैसे देख के उसका इतना कॉन्फिडेंस था, उसे पता था कि मेरे को तो पैसे मिलने वाले हैं, तो वो कोई सरप्राइज़ नहीं था पैसे देख के, है ना। उसका इतना कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर, है ना। पर वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे गिने। उसे लगा कि भगवान तो कभी गलती नहीं कर सकता, ना ही वो लेंको को मना कर सकता है कि वो क्या चाहता है ना। तो तुरंत क्या हुआ, लेंको विंडो की तरफ गया और पेपर और पेन मांगा, पेपर और इंक मांगा, सॉरी, है ना। अब जो राइटिंग टेबल है, पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी कि एक ऐसा राइटिंग टेबल जहाँ पे कि पूरी जनता जो भी लेटर लिखती है वहाँ पे वो रख के लिख सकते हैं। उसने लिखना चालू किया, उसकी ब्राउज रिंकल कर रही थी, यानी कि एकदम स्ट्रेस था, बहुत ही एंशियस था, ऐसी मूवमेंट कर रहा था, है ना। और उसने जल्दी जल्दी मतलब उसने जैसे जैसे अपना लेटर लिखा, वो विंडो की तरफ गया और उसने एक स्टैम्प खरीदा, है ना, जिसको उसने लिख किया और उसने अफिक्स कर दिया किसको, एनवेलप को, अपने फिस्ट के ब्लो से, यानी कि उसने वहाँ पे स्टैम्प किया और अपने फिस्ट, है ना, फिस्ट यानी कि जो आपका वो है ना मुक्का बनाते हो, तो दैट एरिया समवॉट कॉल दी फिस्ट, एंड उसने वहाँ से उसको ऐसे एकदम से थप्पा किया एंड उसका जो लेटर है वो अफिक्स हो गया, है ना। अब उस टाइम पे जो लेटर जैसे ही मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर भाग के उसको खोलने गया। उसमें लिखा था कि भगवान जी, यानी कि गॉड बेसिकली, सॉरी, तो गॉड, उसने लिखा गॉड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे वो सिर्फ 70 पैसों ही आए मेरे पास, आप बाकी भेज दीजिए क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसने लिखा कि प्लीज़ पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा बिकॉज जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो क्रूक्स हैं, एंड आखिरी में अपना नाम लेंको लिखा। तो उसके हिसाब से ये जो 70 पैसों है ना, उसमें 30 पैसों जो है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि बाकी लोगों ने चुरा लिए, है ना, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने पैसे चुरा लिए।
उसको ऐसा लगता है, इसलिए उसने बोला कि पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, मुझे डायरेक्टली पैसे भेज दीजिएगा। सो या दैट वॉज इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अ टाइगर इन द जू। इसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने, है ना। हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ साथ में समरी भी दिखा दूंगी, है ना। राइमिंग स्कीम देखेंगे और फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखो ब्रीफ इंट्रो देखते हैं। देखो यहाँ पे ना 2 सिनारियोज है, या फिर बोल सकते हैं ना। तो एक सिनारियो है कि जो टाइगर है वो केज के अंदर बंद है। दूसरा सिनारियो है कि जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, यानी कि जंगल में। ठीक है, अब देखो टाइगर जब अपने केज में है ना, तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो एकदम चुपचाप सा रहता है, वो सिर्फ अपने केज में चलता रहता है, बस इतना कर सकता है। पर जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में रहता है, तब वो क्या कर सकता है, वो अपने क्लॉज को दिखा के, अपने सफ़ेद सफ़ेद दांत को दिखा के वो कैसे डरा सकता है पूरे विलेजर्स को, है ना। वो क्या कर सकता है, वो जो है वाटर होल के पास भाग के एकदम वाटर होल के पास छुप सकता है, और डियर के आते ही उसको एकदम से खा सकता है अपनी व्हील के जैसे, है ना। तो यही सब अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो स्टैंजा 1। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब देखो वर्ड मीनिंग में आपको यहाँ पे नीचे दी हुई है, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइगर है उसकी विविड स्ट्राइप्स है, यानी कि एकदम एकदम ब्राइट, एकदम चमकती हुई, एकदम ब्यूटीफुल सी स्ट्राइप्स है उसकी, आप जानते हो राइट। तो वो उसी ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स को वेयर करते हुए, यानी कि उसी ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स से वो चलता है कुछ ही स्टेप्स अपने केज की, यानी कि ऑब्वियसली एक केज है तो पूरा रिस्ट्रिक्टेड है ना, तो उसी केज में थोड़े थोड़े कदम जो है वो चलता है ना। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब देखो पैड्स यानी कि आप बोल सकते हो जो पॉ है, यानी कि जो पंजा है टाइगर का, है ना। तो एकदम चुपचाप से उसके एकदम एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से, एकदम कपड़े जैसे एकदम सॉफ्ट से उसके जो पैड्स यानी कि पॉज हैं उसमें वो चलता है चुपचाप। कैसे, किस मूड में, अपने चुपचाप से गुस्से में। अब देखो क्वाइट यानी कि चुपचाप, रेज, रेज को ना आप एंगर बोल सकते हो एक एक्सटेंट तक, बट रेज यानी कि एक ऐसा गुस्सा जो कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो उसकी जो अनकंट्रोलेबल गुस्सा था, है ना, उसमें वो चुपचाप कैसे वो उस स्टेप्स को कवर कर रहा है ना। अब देखो ये आपको समझ में आ गया। तो इस स्टैंजा में जो पोएट है ना वो टाइगर की बात कर रहा है जो कि केज में बंद है, और वो कुछ ही स्टेप्स चल पा रहा है अपने ब्राइट स्ट्राइप्स में, है ना। उस केज के कुछ ही कदम चल पा रहा है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है उस एरिया के, टू द एरिया। तो वो उस एरिया में रिस्ट्रिक्टेड यानी कि फंसा हुआ है वो उस एरिया में, है ना। फिर वो बात करता है कि कैसे टाइगर अपने छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट पॉज पे चल रहा है अपने शांति भरे, अपने शांति यानी कि अपने क्वाइट से रेज में, है ना। अब he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि उसे तो, अब ये देखो ये जो सिनारियो है ना, ये अपना जंगल की बात करें कि टाइगर जंगल में कैसे रहता है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड स्टैंडा दोनों जंगल के बारे में बात करेंगे, बाकी जो लेफ्ट ओवर स्टैंडा है उसमें वो केज में कैसे रहता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखो वो बोलता है कि उसे तो शैडो के पीछे छिपना चाहिए, यानी कि सॉरी पीछे नहीं, शैडो में छिपना चाहिए। जो परछाई होती है टाइगर को तो उसमें छिपना चाहिए, है ना। लॉन्ग लॉन्ग जो लंबी लंबी घास होती है उससे एकदम से सरपट से भाग के निकल जाना चाहिए। उस वाटर होल के पास उसे छुप जाना चाहिए जहाँ से वो प्लम्प यानी कि मोटू सा डियर पास करता है ना। तो क्योंकि वो मोटा सा डियर जब पास करेगा वहाँ से, तो टाइगर उसको एकदम झपट्टा मारेगा किस पे, वो डियर पे, और उसे एज अ मील यानी कि उसको अपना एज अ भोजन वो इंजॉय कर सकेगा, राइट। तो अपन आप समरी देख लेते हैं। यहाँ पे टाइगर को विजुअलाइज किया गया है अपने नेचुरल हैबिटेट में, और कहा गया है कि वो शैडोज़ के पीछे नहीं, उसको कैंसिल कर देना, शैडोज़ में छुपे वो, है ना। और रैपिड एकदम तेज़ी से वो लंबी लंबी ग्रास से पास कर जाए, यानी कि एकदम से निकल जाए वहाँ से लंबी लंबी ग्रास से, और उस वाटर होल के पास पहुँच जाए जहाँ पे से वो मोटा सा डियर पास करता है, एंड जो टाइगर है वो उसे अपनी मील की तरह इंजॉय कर सके। ठीक है, स्टैंजा 3। अब देखो he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। उसे तो घरों के आसपास स्नाल करना चाहिए, यानी कि ग्राउल करना चाहिए। वो जो टाइगर जो अपनी साउंड प्रोड्यूस करता है उसे तो वो साउंड प्रोड्यूस करनी चाहिए घरों के आसपास,
जंगल के एज पे, जंगल के देखो जंगल का जो आउटस्कर्ट है ना, तो जंगल के आउटस्कर्ट्स पे जितने भी घर लोकेटेड है वहाँ पे तो उसे ग्राउल करना चाहिए, है ना, अपने सफ़ेद सफ़ेद से दांत को दिखाना चाहिए, अपने क्लॉज को दिखाना चाहिए और पूरे विलेज को डरा देना चाहिए। ठीक है, समरी देखते हैं। तो यहाँ पे टाइगर को कहा जा रहा है कि वो ग्राउल करे हाउसेस के आसपास जो कि जंगल के आउटस्कर्ट्स पे हैं। असली में तो उसके नेचुरल हैबिटेट में उसे विलेजर्स को ग्राउल करके डराना चाहिए, है ना, अपने नेचुरल हैबिटेट में असलियत में उसे ये करना चाहिए। फिर पोएट कहते हैं कि उसे तो अपने सफ़ेद दांत दिखाने चाहिए, अपने क्लॉज दिखाने चाहिए विलेजर्स को डराने के लिए। यही असली नेचर है टाइगर का पोएट के हिसाब से। ठीक है, अब देखो, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब देखो, वो तो एक कॉन्क्रीट से सेल में बंद है। कॉन्क्रीट यानी कि एकदम स्ट्रॉन्ग मजबूत सा, सेल यानी कि एक रूम जहाँ पे प्रिजनर बंद होता है ना, यानी कि वो जो जेल का आप देखोगे एक रूम होता है ना जिसमें जो कैदी है वो बंद होता है, तो उसी को सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टाइगर है वो तो एक कॉन्क्रीट से सेल यानी कि ऑलमोस्ट एक जेल में तो बंद है, एक प्रिजन में बंद है ना, जो कि बहुत ही मजबूत से एक प्रिजन में बंद है कौन, टाइगर। उसकी और क्योंकि वो उसमें बंद है उस कॉन्क्रीट से सेल में, इसीलिए उसकी ताकत है वो भी उसी के अंदर बंद ही हुई है ना, किसके अंदर, उसी जेल के अंदर जिसमें वो बंद है, उसी जेल के अंदर उसकी ताकत भी मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, उसी जेल के अंदर ही उसकी ताकत भी रिस्ट्रिक्टेड है ना। और वो जो है अपनी उसी जो उसका जेल केज जितना बड़ा है उतना ही वो चल रहा है, और जितने भी लोग उसे देखने आते हैं उसे वो इग्नोर करता है। ठीक है, अब समरी देखते हैं। तो वो फिर से कहते हैं कि टाइगर जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग एकदम मजबूत से प्रिजन के अंदर बंद है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो लॉक्ड है उसमें, तो उसकी स्ट्रेंथ भी रिस्ट्रिक्टेड है उस बाउंड्रीज़ में। वो फिर से अपने केज के कुछ स्टेप्स चल रहा है, और क्योंकि जो ट्रीटमेंट उसके साथ किया जाता है यानी कि जो उसके साथ हरकत की जाती है, यानी कि जो उसके साथ जो मतलब जिस तरह से इसे ट्रीट किया जाता है ना बेसिकली, इसीलिए वो अपसेट है, और जितने भी लोग उसे देखने आते हैं उसे वो इग्नोर करता है। वर्ड मीनिंग्स आप देखते जाना लाइन बाय लाइन। ठीक है, स्टैंजा बाय स्टैंजा, सॉरी, है ना। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब देखो, वो जो है ना रात में वो आखिरी आवाज़ सुनता है, रात के टाइम पे ना वो एक आखिरी आवाज़ सुनता है, किस चीज़ की, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स यानी कि कुछ ऐसी कार्स होती है जो कि एनिमल्स को गार्ड करने के लिए ना रात के टाइम पे चेक करने के लिए आती है। तो वो इन्हीं पेट्रोलिंग कार्स की आखिरी आवाज़ को सुनता है, और वो अपने ब्रिलियंट यानी कि एकदम चमकती हुई आँखों से उन चमकते हुए तारों को घूरता है। ठीक है, तो जो लास्ट साउंड वो सुनता है ना केज में, वो थी उन कार्स की आवाज़ जो कि उन एनिमल्स को गार्ड करने आई थी जो कि केज में है। ये साउंड को सुनने के बाद वो वाइब्रेंट स्टार्स को अपनी रेडियंट आई से देखता है। वाइब्रेंट और रेडियंट दोनों सेम होता है, चमकना इज़ व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, सॉरी हिंदी या। अब राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, सारे स्टैंजास की राइमिंग स्कीम सेम है। ठीक है, राइमिंग स्कीम में आपको पता करना कैसे, मतलब पता करते मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से नहीं कर बताया है, बट मैं आपको एक स्टैंजा का राइमिंग स्कीम डेफिनेटली बता सकती हूँ। ठीक है, देखो, स्ट्राइप्स को आप ए कंसिडर कर सकते हो, है ना, कोई और वर्ड आपको दिख रहा होगा उससे राइम नहीं करता है। अब देखो, केज और रेज राइम कर रहे हैं तो इसको बी मान लेते हैं, क्वाइट किसी से राइम नहीं करते तो इसको सी मान लेते हैं, तो बन गया ए बी सी बी, है ना। सिमिलरली बाकी स्टैंजास क्या भाई सेम है ना। अब फिगर्स ऑफ स्पीच देखते, देखो पर्सोनिफिकेशन। अब देखो पर्सोनिफिकेशन, पूरी ही पोएम पर्सोनिफाइड है, क्यों, बिकॉज आप जानते हो ना कि एनिमल्स को अपन मोस्टली क्या बोलते हैं, इट, ही मेन को, शी विमेन को, और इट बोलते हैं एनिमल्स को। बट यहाँ पे आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि टाइगर को इट बोला गया हो, नहीं, यहाँ पे टाइगर को ही बोला गया है, जो कि एक ह्यूमन क्वालिटी है, बट इसे मतलब कि एनिमल्स पे यूज़ किया गया है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये पोएम पूरी पर्सोनिफाइड है। अब इंजाममेंट मतलब कि क्या होता है कि किसी भी लाइन में पंक्चुएशन ना यूज़ किया गया हो और वो लाइन कंटिन्यूड है, वो जो फर्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यूड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ना। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स आपके इंजाममेंट के। अब ऑक्सीमोरॉन यानी कि जब दो ऑपोजिट वर्ड्स का आप एक साथ यूज़ करते हो, जैसे कि क्वाइट और रेज। क्वाइट यानी कि चुपचाप, और रेज यानी कि एकदम से अनकंट्रोलेबल एंगर, दोनों अपोजिट है बट दोनों को एक साथ यूज़ किया गया है, राइट। अब एलिट्रेशन मतलब कि क्या होता है, जब आप जानते होंगे ना कि जब
सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, राइट। वो कहीं पे भी हो सकती है, बिगनिंग ऑफ द वर्ड पे मोस्टली देखा जाता है, हमेशा नहीं होती है ना। तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो इसके। अब ओनोमेटोपिया मतलब कि जब आप किसी भी साउंड की बात करते हो, राइट, जैसे कि बाक, म्याऊ, तो ये सारे कुछ साउंड्स हैं, है ना। किसी भी लिविंग थिंग के कोई साउंड्स होते हैं, बेसिकली आप इसको ओनोमेटोपिया में काउंट करते हो। तो स्नान यहाँ पे आपका ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है। अब इमेजरी देखो, अब इमेजरी में क्या होगा ना, देखो इमेजरी बेसिकली क्या होता है कि जब आप कुछ ऐसे सिम्बल्स का यूज़ करते हो एक इमेज को विजुअलाइज कराने के लिए, फिर आप इमेज को शो करने के लिए, है ना। तो देखो यहाँ पे आपने सेकेंड स्टैंजा में देखा होगा कि उसने क्या बोला था कि उसे तो शैडो में छुपना चाहिए, है ना, और उसे लॉन्ग ग्रास से पास करते हुए वाटर होल के पास रुकना चाहिए जहाँ पे से मोटा डियर पास करता है। एक इमेज क्रिएट हुई आपके दिमाग में। वैसे ही नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोला था कि उसे तो घरों के आसपास नाल करना चाहिए जो कि एज पे लोकेटेड है ना। उसे अपने वाइट फैंग्स और क्लॉज को बेयर करना चाहिए, यानी कि शो करना चाहिए और पूरे विलेज को डराना चाहिए। आप विजुअलाइज कर पा रहे हो ये दोनों स्टैंजास को, इसलिए इसे आप इमेजरी में काउंट करेंगे, ठीक है। अब मेटाफर यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन। तो नेचुरल हैबिटेट में जो कंडीशन है टाइगर की एंड जो कंडीशन है टाइगर की जब वो केज में, तो दोनों को डायरेक्ट कंपैरिजन है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे जो टाइगर के पॉज है फर्स्ट स्टैंजा में आप देखोगे तो आपने देखा था ना ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो पैड्स यानी कि जो पॉज है टाइगर के उससे डायरेक्टली वेलवेट से कंपेयर किया गया है, ठीक है। एसोनेंस, अब देखो यहाँ पे इन हिज विविड स्ट्राइप्स आई साउंड रिपीट हो रहा है एंड बेयरिंग हिज वाइट आई साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब रेपिटेशन में आ जाएगा ब्रिलियंट। देखो लास्ट स्टैंजा आपने देखा था ना ब्रिलियंट आइज आर द ब्रिलियंट स्टार्स, तो 2 बार ब्रिलियंट वर्ड रिपीट हुआ इसलिए वो रेपिटेशन में आएगा। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड नोट्स के लिए आप डेफिनेटली हमारा टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो। सो या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।